हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद करेंगे। छंद से आप दूर भागते हो, डरते हो। छंद आपको अटपटा सा लगता है, आप उसमें पजल होते हो। जैसे रस्म में थोड़ा सा आपको भय लगता है, वैसे ही छंद में, इसलिए आप उसको अवॉइड करते हो। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को लिया है, ताकि आज अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हो तो आज के बाद कभी भी छंद से न तो आप भागोगे, न आपको भय लगेगा, और छंद का जो विषय है, टॉपिक है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि छंद होता क्या है। छंद के जो मैंने ये अंग लिखे हुए हैं, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण, इन सब के नियमों का पालन करना। वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक, गण, गण, इन सब के नियमों का पालन छंद कहलाता है। ठीक है, ये तो था छंद की परिभाषा या छंद का मतलब। अब देखिए, जो छंद है, जो मैं करवाऊंगी अभी आपको, ये चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा। छंद में आप पढ़ेंगे हम मात्रिक छंद। वैसे तो छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वाणिक और मुक्तक। लेकिन जो आपकी परीक्षा की, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो मात्रिक है। उन दोनों छंदों से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत बार मैं बताती हूँ, बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता। एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना मैटर करता है। ठीक है, पढ़िए, काम कीजिए, बट काम कैसे कीजिए? स्मार्ट वर्क कीजिए। जो आपकी परीक्षा में जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। तो आपकी परीक्षा में हमेशा जो है मात्रिक छंद पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें छंद के जो ये 8 के 8 जो मैंने अंग लिखी हुई हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे समझ आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट अंग क्या है बेटा? इसका वर्ण। वर्ण आपको पता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है ना, वर्ण या अक्षर, जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है बेटा? क, ख, ग, ये सब क्या है? ये क्या है? वर्ण है। ये तो आपको क्लियर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट देखिए मात्रा। अब देखिए, मात्रा होती है 2 प्रकार की, एक तो लघु, एक गुरु। लघु, गुरु या छोटी, बड़ी। मात्राएं कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती है बेटा, लघु और गुरु। लघु में क्या आता है, ये आपको याद रखना है। लघु में क्या आता है? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ, री क्या आता है लघु में? ए, ई, उ और री। ये क्या आते हैं? ये किस में आते हैं? लघु किस में आते हैं? ये मात्रा में, सॉरी, लघु में आते हैं। ये क्या आते हैं? जो ये चारों वर्ण हैं जो मैंने लिखे हैं अभी, जो ये मात्राएं मैंने लिखी हैं, ये किस में आती हैं? लघु में। और जो बाकी बच गए, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, वो सब किस में आएंगे बेटा? वो सब किस में आएंगे? गुरु में। किस में आएंगे वो? गुरु में। ए, ई, उ, री तो आएंगे लघु में, और जो बाकी बच गए आपके मात्राएं, वो सब किस में आएंगी? गुरु में। तो मात्राएं के कितने भेद हुए? लघु और गुरु, 2 भेद हुए। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखने हैं। ये सब किस में आते हैं? मात्रा में। अब है गति। गति होता है प्रवाह, आपका वो चाल। आप जिस प्रवाह से, जिस लय से आप किसी पंक्ति का उच्चारण करते हो, वो क्या कहलाती है? आपकी गति। अब यति। यति का मतलब क्या होता है बेटा? यति का मतलब होता है ठहराव, रुकना। यानी कि जब हम कोई भी काव्य पंक्ति पढ़ते हुए जहां हम थोड़ा सा रुकते हैं
जहां हम थोड़ा सा विराम लेते हैं वो विराम क्या कहलाता है? यति। जैसे मैंने लिखा हुआ है जाति ने पूछो साध की, अब यहां जो मैंने ये कोमा लगाया हुआ है तो ये क्या कहलाया? यति। यानी कि जहां हम ठहराव, जहां हमारा ठहराव होता है, जहां हम विराम लेते हैं, विश्राम लेते हैं, वो क्या कहलाएगा बेटा? यति। अब है तुक। तुक क्या कहलाया? जैसे आप बोलते हो कि कोई भी आपने अटपटी 2-3 लाइन बोल दी तो आपको बोलते हैं ना यार मजा नहीं आया, तुकबंदी तो इसमें हुई ही नहीं। तुकबंदी का मतलब होता है, तुक का क्या मतलब होता है कि जो पंक्ति के लास्ट जो वर्ण होता है और नेक्स्ट लाइन का भी, नेक्स्ट पंक्ति का भी जो लास्ट वर्ण होगा वो इक्वल होगा और उसकी साउंड भी इक्वल होगी। अब जैसे इससे समझ आएगा आपको, पंक्ति से जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। न सेम है और साउंड भी बिल्कुल इक्वल सी आ रही है, तो ये कहलाती है तुकबंदी यानी कि तुक। अब देखिए चरण। चरण होता है, जैसे ये मैंने लिखा जाति ने पूछो साध की, ये एक चरण हुआ। पूछी लीजिए ज्ञान, ये दूसरा चरण हुआ। मोल करो तलवार का, ये तीसरा। पड़ा रहने दो म्यान, ये चौथा। यानी कि छंद में जो है 4 चरण तो होते ही होते हैं। छंद 4 चरणों से मिलकर बनता, 4 चरण होते हैं। आपको चरण समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, क्या मैंने जो भी बताया, ये क्या हुई बेटा? चरण। यानी कि किसी भी दोहे का 1/4, 1/4 जो भाग है वो क्या कहलाता है? चरण। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, गण। गण क्या कहलाता है? 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण। जैसे मैंने अभी कोई शब्द बोलूं मैं, कमल, नयन, पंकज, यानी कि 3 वर्णों का जो शब्द है वो क्या कहलाता है? गण। अब जो है गण के भी 8 वेद होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं बाद में समझाऊंगी इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए। तो गण क्या हुआ बेटा? 3 वर्णों के समूह जो शब्द बन जाता है। 3 वर्णों को इकट्ठा करके एक जो कोई शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? गण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, आई थिंक आपको ये अंक सारे समझ आ गए होंगे कि वर्णों में तो क ख ग, जैसे एक कोई वर्ण है, मात्रा में क्या हुआ कि 2 मात्रा लघु और गुरु यानी कि छोटी बड़ी मात्राएं। गति में आपका प्रवाह, यति में जहां आप ठहराव, जहां रुकते हैं बोलते हुए। तुक लास्ट लाइन, जो पंक्ति की लास्ट वर्ण है पहली और दूसरी पंक्ति का, वो इक्वल होते हैं, उनकी साउंड भी सेम होती है शब्दों की। वो तुक। चरण मैंने बता दिया कि हर एक जो छंद में, प्रत्येक उसमें दोहे में जो 4 चरण होते हैं वो मैंने आपके बताए हैं। गण 3 वर्णों के समूह जब इकट्ठा हो जाता, 3 वर्णों के शब्द को क्या कहते हैं? हम गण कहते हैं। ये इसके 8 वेद होते हैं, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। अब देखिए हमने पढ़ना है मात्रिक छंद, क्योंकि मैंने बताया दोनों जो अलग बच गए, जो छंद वार्णिक और मुक्तक, वो जो छंद होते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से क्वेश्चन नहीं आते। तो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे, मात्रिक छंद। और प्लीज बेटा वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वीडियो मैंने बहुत एफर्ट्स करके आपके लिए बनाई है और आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए मात्रिक छंद। मात्राओं, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो क्या कहलाता है? मात्रिक। शब्द, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि शब्द से समझिए। अब इसमें मात्रा लिखा हुआ है, मात्रिक मात्रा, जिसमें मात्रा की गणना की जाती है, मात्रिक छंद। अब इसके भी जो है बेटा 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब देखिए इसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि अर्ध सम में क्या है, सम में क्या है और विषम में क्या है। सममात्रिक में क्या होगा? जिसमें जो मात्राएं हैं वो समान होती हैं, इक्वल होती हैं, वो क्या कहलाता है? सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में, अर्ध माने आधा, जिसमें आधी मात्राएं सम और आधी मात्राएं विषम होती हैं, वो क्या कहलाता है? अर्ध सममात्रिक। और विषम में दोनों प्रकार की मात्राएं आती हैं, सम भी विषम भी। ठीक है, समझ आ गया आपको? सम में इक्वल मात्रा आएंगी प्रत्येक चरण में, विषम में आधी सम आधी विषम, और इसमें विषम में क्या आएंगे बेटा? दोनों प्रकार की आएंगी।
अब देखिए सममात्रिक के जो कौन कौन से इसके भेद है, इसमें क्या, इसके अंदर क्या क्या आएगा सममात्रिक में। मैंने एक ट्रिक बनाई है सममात्रिक के लिए। चोरों ने गीत गाए हरी गीतिका के। ट्रिक क्या है बेटा, चोरों ने गीत गाए हरी गीतिका के। अब चोरों से हम लेंगे शब्द, चोरों से हम क्या शब्द लेंगे, सिर्फ चो से बना देंगे हम चा वर्ड ले लिया, रो से हमने रो ले लिया, ने से हम कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। गीत ले लिया हमने, गाय से हम कुछ नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे हरी गीतिका, और के हम इससे भी हम कुछ नहीं लेंगे। तो ट्रिक क्या थी, चोरों ने गीत गाए हरी गीतिका की। चोरों से हमने चा और रो ले लिया, फिर गीत ले लिया, फिर हरी गीतिका। यही हमारी ट्रिक थी और यही मात्रिक के क्या है, वेद हैं। अब देखिए चा से क्या बना, चौपाई, ठीक है, चौपाई छंद। रो से रोला, गीत से गीतिका, और हरी गीतिका है, ठीक है। अब देखिए बेटा चौपाई में, चौपाई से क्या, जिसके 4 पैर है, ठीक है ना, चौपाई। चौपाई का क्या, चौपाई में ये आपने याद रखनी है मात्राएं। चौपाई में कितनी है, चौपाई में 4। अब देखिए इसमें भी 4 आ रहा है, और 4 जा 4 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो गए, 16। 4 जा, ऐसे इसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं हुई बेटा, 16। यानी कि चौपाई में प्रत्येक चरण में जो काव्य पंक्ति है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आती हैं, 16, ठीक है, 16। आगे है रोला, रोला में कितनी आती हैं, 24। रोला में कितनी आई बेटा, 24। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आएंगी, 24। नेक्स्ट है गीतिका, गीतिका में कितनी आएंगी, 26। कितनी आई, 26। हरी गीतिका में 28। अब इसको याद करोगे, एक तो ट्रिक तो मैंने बता दी कि नाम याद रखने की। अब मात्राएं याद करने की बहुत आसान तरीका है। कैसे, चौपाई का तो मैंने बता दिया, 4 को 4 जा से मल्टीप्लाई, 4 जा कर देंगे, 4 जा। चौपाई में 4 है ना, तो 4 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 16, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट में आपने याद रखना 24, फिर 24 में 2 ऐड किए 26 में 2 ऐड किए 28। तो 2 ऐड करते चले जाएंगे, तो पहला 16, 24, 26, 28। और ट्रिक से हमें याद हो ही गया, चौपाई, रोला, गीतिका और हरी गीतिका, ठीक है ना, समझ आ गया आपको सममात्रिक। और ये सब किसके हैं, सममात्रिक के। ये सब किस में आएंगे, सममात्रिक में। अब नेक्स्ट देखिए बेटा अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में क्या है, इसके भी कुछ भेद हैं, जैसे दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला, ठीक है ना। अब दो ने शोर किया उलाला करके बरवे को रिलेट करेंगे भर भर के, ठीक है। कैसे हम ट्रिक बनाएंगे, दो से कि दो जनों ने, दो ने शोर को हम पढ़ेंगे शोर, दो ने शोर किया उलाला करके बरवे भर भर के, ठीक है। आपकी ये ट्रिक है, इससे आपके चारों के नाम याद हो जाएंगे। और ये किस में आते हैं, अर्ध सममात्रिक में, ठीक है। अब देखिए दोहा में क्या होता है, 13, 11, 11, 13। सोरठा में क्या हुआ, इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। देखिए दोहा में जो पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में तो कितनी मात्राएं आएंगी, पहले और तीसरे चरण में तो कितनी मात्रा आएंगी बेटा, 13 यानी कि 13। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं आएंगी बेटा, 11। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। पहले और तीसरे चरण में मात्राएं आएंगी 13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं आएंगी, 11। सोरठा में इसके उल्टा हो जाएगा, उसमें पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएंगी बेटा, 13, 13। नेक्स्ट में देखिए बरवे में 12, पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएंगी, 7। उलाला में देखिए बेटा, पहले में और तीसरे में 15, और दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएंगी, 13। आपने ये याद रखनी है। ये मैंने इसकी तो ट्रिक बता दी कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, दोहा, सोरठा, बरवई और उलाला।
दोहा में 13 11, सोठा में 11 13, बरवे में 12 7 और उलाला में 15 और 13। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विषम मात्रिक। ठीक है, विषम मात्रिक में क्या है, पहला है कुंडलिया और दूसरा है छप्पा। ठीक है, समझ आ रहा है ना मेरी बातें। अब देखिए कुंडलिया और छप्पा, इसके अंदर क्या था मैंने बताया था, इसमें दोनों प्रकार की मात्राएं आती हैं। जैसे दोहा प्लस रोला, यानी कि दोहा और रोला की क्वालिटी, जिस भी काव्य पंक्ति में आपको दोहा की भी यानी कि दोहा की भी और रोला दोनों की क्वालिटी अगर मिल जाए तो वो किस में आएगा, विषम मात्रिक में। और विषम मात्रिक के किस में आएगा बेटा, कुंडलिया में। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातें कि विषम मात्रिक के दो भेद है, कुंडलिया और छप्पा। कुंडलिया में क्या आएगा, दोहा और रोला। दोहा और रोला दोनों की क्वालिटी अगर किसी पंक्ति में आपको मिल जाती है तो वो किस में आ जाएंगी बेटा, कुंडलिया में। अब है छप्पा, इसमें रोला और उलाला, रोला रोला और उलाला। ठीक है, इसकी दोनों की क्वालिटी अगर किसी में मिल जाती है तो विषम मात्रिक का हो जाएगा कौन सा, छप्पा। आई थिंक आपको ये जो समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें ये पता भी होना चाहिए, ये मात्राएं लगानी भी आनी चाहिए। तो आइए हम इसकी जो है मात्राएं लगाना सीखते हैं। तो फर्स्ट जैसे मैंने लिखा हुआ है पंक्ति, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब देखिए, अब देखो जो मैंने बताया था इसमें मात्रा में इसके दो भेद होते हैं, लघु और गुरु। लघु, लघु का चिन्ह है ये और गुरु का चिन्ह है बेटा ये। इसको तो एक ही गिना जाता है और जो गुरु है, गुरु माने बड़ा, अब बड़े को तो बड़ा दर्जा दिया जाएगा तो बड़े को क्या गिना जाएगा, दो गिना जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि ये लघु का चिन्ह है, ये गुरु का चिन्ह है। लघु को एक गिना जाएगा और गुरु को क्या गिना जाएगा, दो गिना जाएगा। ठीक है, कितने हैं इसके, ये इसका चिन्ह, एस की शेप का जो इसका ये चिन्ह होता है। तो आइए अब इसका करके देखते हैं। अब देखो इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, जयपर, जयपर जो है आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है ना, तो इस पर क्या लगा देंगे हम, एस। आ की मात्रा लगी हुई है तो इस पे क्या लगाएंगे हम, एस। एस, एस में इसलिए बोल रहे, एस नहीं बोलते इसको वैसे तो, लेकिन आपको पहचान करने के लिए एस मतलब यानी कि एस की शेप का होता है कौन, गुरु। तो इसमें गुरु आ गया। अब इसमें छोटे की मात्रा है तो आई, और इसमें सॉरी इसमें लघु, फिर इसमें भी सिंगल है तो लघु। अब इसमें बड़े की मात्रा है, मैंने बताया था बड़े की मात्रा किस में आएंगी, गुरु में, तो गुरु। इसमें ओ की मात्रा है गुरु, इसमें आ की मात्रा है गुरु, इसमें ये अकेला है लघु, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु गुरु, है ना। अब देखो ये जो आप वर्ण है, जो ये आप है बेटा, ये किसी में भी नहीं आता। यानी कि अगर ये आगे लगा हुआ है तो इसको काउंट नहीं किया जाता। अगर ये बीच में लगता तो ये अपने से पहले वाले को गुरु बना देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर मान लो ये ऐसे होता, ऐसे लगा लो आप, कोई मग्न लगा लो, चाहे मग्न तो कोई वर्ड भी बनता है। अगर ये ऐसे होता, मान लिया आप जो वर्ण है ये बीच में होता तो ये अपने से पहले वाले को गुरु बना देता। ठीक है ना, समझ आई मेरी बातें। लेकिन ये पहले है, इससे आगे कोई भी वर्ण नहीं है तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, सीधा या को काउंट किया जाएगा। तो आ की मात्रा है गुरु, सिंगल है लघु। ठीक है ना, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे एज इट इज। मो है, ओ की मात्रा है गुरु लघु लघु, रो है गुरु सिंगल सिंगल गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु, ओ की मात्रा है ना। अब फिर आप देखो इसमें भी आप वर्ण जो आगे आ गया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, या गुरु और लघु। हम इसको ऐसे लगाना सीख लेंगे। ये आपको जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है बेटा, इसलिए आप जब बहुत सारे एग्जाम्पल लेके उनके साथ इसकी प्रैक्टिस करोगे ये आपको तभी आएगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि
हर वीडियो में बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करवाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करनी पड़ेगी। एक व्याकरण ऐसा टॉपिक होता है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपको नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी टॉपिक आपको जिस दिन भी करवाया जाए उसकी प्रैक्टिस अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो भी आपको उस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो देखो, साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर एग्जामिनर जो मर्जी जिस तरह से आपको दे आप क्वेश्चन, आप उसको सोल्व फटाक से कर दोगे। तो ठीक है, ये ऐसे ही आपको करना है। ऐसे इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे देखो इसमें भी लघु, इसमें हमने कर दिया। अब नेक्स्ट में देखिए बेटा, लघु 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 लघु। अब देखो मैंने बताया था ना, अगर आप वर्ण बीच में होगा तो अपने वाले को गुरु कर देगा। वैसे तो ए लघु था, लेकिन इससे आगे आप है तो इसने इसको गुरु बना दिया। गुरु लघु गुरु, एक ही मात्रा गुरु बताया था ना, गुरु सिंगल है, लघु लघु लघु, ये छोटी की मात्रा है तो लघु, ये ओ की मात्रा गुरु लघु लघु गुरु लघु। इसमें लघु लघु गुरु, आ की मात्रा है, गुरु सिंगल सिंगल है, लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु, आ की मात्रा है ना। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आपसे कोई पंक्ति दे देगा और आपने उसमें गणना करनी है। जब आप उनकी गणना, आप जैसे गणना करना सिखाती हूँ मैं आपको, जैसे अब इसमें देखिए, इसको मैंने क्या बताया था कि गुरु को कितने में काउंट करते हैं, 2 में काउंट करते हैं। तो गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसको ऑफ करके हम जो इसको काउंट करेंगे। समझ आ रही है मेरी बातें? पहले चरण को हम काउंट करेंगे, फिर उसको अलग से काउंट करेंगे। ऐसे इनको काउंट करेंगे, जो गुरु है उसको 2 और जो सिंगल है उसको 1। तो इसको अलग से काउंट करेंगे और इसको अलग से। समझ आ रही है? अब देखो जैसे इसमें है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ आ रही है मेरी बातें? और देखो ऊ की मात्रा यहां से यहां तक नहीं, ऊ की मात्रा यानी कि जहां पर यति आ गया, जहां पर ठहराव आ गया, वो पहला चरण हो गया। तो कितने हुए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अगले में 11 मिलेंगे आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ आ रही मेरी बातें? आ रही है मेरी बातें? तो ये ऐसे ही होगा कि आप इसको पहले और तीसरे चरण को हम काउंट करेंगे। जैसे मैंने बताया इसमें पहले और तीसरे, पहले और दूसरा और चौथा। तो ऐसे ही हम इसकी जो है गणना कर सकेंगे। समझ आई मेरी बातें? इसमें यहां मैंने गलत लगा दिया, छोटी की मात्रा है तो क्या होगा? लघु होगा। तो आपको यह ध्यान रखना, छोटे की मात्रा में लघु और बड़े की मात्रा में गुरु। अब देखो इसको काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी कि अब किसका हुआ है? पहले चरण में क्या है? 13 है। और दूसरे चरण में मैंने बताया था पहला और तीसरा इक्वल होगा, दूसरा और चौथा इक्वल होगा। तो अब इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले में कितने थे? 13 और दूसरे में कितने हैं? कितने हैं? ध्यान दो ना। फिर इसमें पहला और तीसरा आपने काउंट करा, दूसरा और चौथा। तो दूसरे में कितने? 11। मैंने बताया था पहले और तीसरा, दूसरा और चौथा। पहले और तीसरे में इसने कितने बताए? इस प्रकार आप जब इसको काउंट करोगे तब आपको पता चल जाएगा ये दोवा है या सोरठा। अब देखो इसमें पहले में कितने बता रहा है? ये 13 बता रहा है। और दूसरे चरण में कितना बता रहा है? 11। तो ये कौन सा हुआ? ये वाला जो दोहा है, ये जो पंक्तियां मैंने लिखी हुई है, ये कौन सी हो गई? ये जो काव्य पंक्तियां लिखी हुई है किस में आ गई? दोहा में। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें पहली पंक्ति में 13 है और दूसरी पंक्ति में कितनी है? दूसरी पंक्ति में 11 है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये आपको कब समझ आएगी? जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार। जैसे इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे और जब आप इनको काउंट करोगे, काउंट कहां तक करना होता है? जहां यति होता है।
ठहराव होता है जहां पर, उस चरण तक आपको काउंट करने हैं। प्रत्येक में 4 मिलेंगे, 4 को अलग से काउंट करना। पहला और तीसरा इक्वल होगा, दूसरा और चौथा इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। वो किस में होंगे? दोहा और सोठा में। बाकी में ये आपको याद रखने हैं, किसमें? बरवे में अलग है, उलाला में अलग है, सब में अलग अलग है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, जैसे वो बरवे में लगा लो, पहले और तीसरे में क्या मिलेगा? 12, और दूसरे और चौथे में कितने मिलेगा? 7। ऐसे सब में जो है इनमें अलग अलग रखने, ये आपको काउंटिंग याद रखनी है। समझ आया? अब देखिए बेटा, जो मैंने बताया था गण की, इसके जो है 8 वेद होते हैं। कितने वेद बताए थे मैंने? इसके 8 वेद होते हैं। ये भी एग्जामिनर कई बार इससे भी जो है पूछ लेता है। वैसे बहुत कम पूछता है आजकल, लेकिन फिर भी पूछने के चांस इसके कुछ हद तक रहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसका एक तरीका होता है या सूत्र होता है। ठीक है, अब गण का क्या है? यह माता राजभान सलका, ये आपको याद रखना है। क्या है सूत्र इसका गण का काउंट करने का? यह माता राजभान सलका। आपको सिर्फ ये याद रखना, बाकी आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? यह माता राजभान सलका। अब देखिए यह से हम रिलेट करेंगे। 8 वेद है, 8 वेद बिल्कुल आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगी। पहला क्या है? यह से हम बोलेंगे यगण। यह, क्योंकि गण तो है ही है, यह से क्या बोलेंगे हम? यगण। अब देखिए यगण में क्या क्या आता है। अब यह से, यह सिंगल है, इसको देखो यह सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या होता है? लघु। अब आगे उसके दोनों वर्ण कैसे हैं? माँ और ता। गुरु, क्योंकि हमने पहले इनको वर्णों को देखना, वर्णों के साथ कोई मात्रा है तो उसके साथ हमने मात्राएं काउंट करनी है। अब मैं के साथ आ की मात्रा है, आ क्या होता है? गुरु, और तय के साथ भी आती है तो गुरु। तो यगण में क्या हो गया? गुरु ना, सॉरी, लघु और 2 गुरु। समझ आया? ठीक है, यगण पहला वर्ण देखा और उस हमने यगण लिख दिया, और फिर उसके साथ उसके नेक्स्ट वर्ण देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था 3 वर्णों का समूह होता है। तो ये 3 वर्ण हो गए और तीनों को हमने रिलेट कर लिया, हमें समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए मैं से क्या बन गया? मगन। अब देखिए मैं में गुरु आता, लघु आता, क्या आता है? अब मैं के साथ क्या है? माँ, तो गुरु आगे ता, गुरु आगे रा, गुरु, यानी कि मगन में क्या हो गया बेटा? तीनों गुरु हो गए। आगे देखिए तय। ठीक है, तय से क्या बन गया? तगण। अब देखिए इसमें देखेंगे क्या क्या आएगा। तय से ता, गुरु, रा, रा आकी मात्रा है गुरु, ज अकेला है तो लघु। आगे देखिए र है, तगण हो गया। आगे देखिए र से क्या हो गया? रगड़। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। र से रा, र के साथ आ है तो गुरु, ज अकेला है तो लघु, और भय के साथ आ है तो गुरु। इसमें क्या हो गया? गुरु, लघु, गुरु। अगला देखिए बेटा जय। अभी रगड़ किया हमने, अब देखिए जय। जैसे क्या करेंगे हम? जगण। ठीक है, जय अकेला है, लघु, जय के साथ क्या है? बा है, गुरु, और भा के साथ क्या है? न अकेला है, बिल्कुल सॉरी, न अकेला है तो क्या आ गया? लघु। ठीक है, अब हमने क्या किया? जगण। अब जगण के बाद क्या करेंगे हम? भय है तो भय से भगण। अब देखिए भय से क्या करेंगे? भय आ, भा है, आ की मात्रा, गुरु, न सिंगल है, लघु, और स भी सिंगल है, लघु, तो गुरु, लघु, लघु। नेक्स्ट देखिए बेटा भय के बाद न है। अब देखिए न अकेला है, न से क्या बना? नगण। न अकेला है ना, कोई मात्रा नहीं है तो लघु, स भी अकेला है, लघु, और ल भी अकेला है, लघु। तो तीनों क्या हो गए इसमें? लघु। अब देखिए स से क्या बना? सगण। देखिए स सिंगल है, अकेला है ना, स से लघु, ल भी सिंगल है, लघु, और गा गुरु, आ की मात्रा है ना। अब देखो ये हमारे 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना। 8 ये आपको इस तरह याद रखने हैं। ये आपने केवल इस सूत्र को याद रखना है, बाकी आपने ये बिल्कुल नहीं रटना कि यगण में 1 गुरु है, 2 लघु हैं, या तीनों ही गुरु हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, और इस सूत्र का उपयोग करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको जो है ये छंद बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपके हर कंफ्यूजन को, हर डाउट को मैं दूर करने का प्रयास करूंगी।
मात्रिक छंद आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि 99.9 यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फालतू आपको कोई याद करने की, कोई समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको समझ लोगे, आपका कोई भी छंद से संबंधित एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।